नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VI पर। हम आपको चैनल की सूची से परिचय करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार अंग्रेजी अध्ययन एवं महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक बुधवार तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सूचना, प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज एवं विषय विश्लेषण। स्टडी विथ VI के सारे दर्शकों को धन्यवाद। Welcome to Study with VI. I'm going to introduce our channel schedule. Every Monday, English analysis and important information. Every Wednesday, take knowledge and update. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer 3 and topic explanation. So happy watching. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ शेजल राठौर और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ VI पर। तो आज सैटरडे है। आप सभी को पता है कि सैटरडे को हम या तो GK GS के 15 क्वेश्चंस के साथ हाजिर होते हैं या फिर हम किसी एक टॉपिक की जानकारी आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जानकारी लेकर हाजिर हूँ। उस जानकारी को जानने के पहले मैं आप सभी को 2 जानकारियाँ और देना चाहूँगी। क्या है वो जानकारी? स्टडी विथ VI ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, स्टडी विथ VI की अब अपनी खुद की वेबसाइट है, जिस पर ना सिर्फ आप हमारे बारे में पढ़ सकते हैं या और जान सकते हैं, लेकिन आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमारे कोर्सेज में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर पोस्ट होने वाले अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से आप अपनी जानकारियों को बढ़ा सकते हो। हमारी वेबसाइट का URL है www.studywithvi.com studywithvi.com। दूसरी जानकारी आप सबके लिए यह है कि स्टडी विथ VI आप सभी को घर बैठे साइबर सर्विसेज उपलब्ध करवा रहा है। जी हाँ, यदि आप किसी भी प्रकार का फॉर्म भरना चाहते हो, चाहे वो जॉब का हो, एप्लीकेशन फॉर्म हो या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म हो, आपने फॉर्म की फ़ीस और जो हमारे साइबर के बहुत ही मिनिमम चार्जेस है उसे पे करना होगा। डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप के द्वारा सेंड करना होगा और अपना फॉर्म आप भरवा सकते हो। तो इन सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हो। हमारी ईमेल ID है studywithvi83@gmail.com studywith83@gmail.com या फिर हमें कॉल कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 7256058976 7256058976। मैं एक बार मोबाइल नंबर दोबारा बता देती हूँ। मोबाइल नंबर है 7256058976। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो किस टॉपिक पर है? आप सभी को पता ही होगा कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आने वाला है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण के ही एक टॉपिक को आज हम समझेंगे। इसका नाम है चिपको मूवमेंट। आप सभी को पता है चिपको मूवमेंट एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है, यानी कि यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। क्या है ये मूवमेंट, कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, तो हम इसके बारे में जानेंगे। इसे गूगल ने इको फेमिनिस्ट मूवमेंट का नाम भी दिया है। क्यों दिया है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले देख लेते हैं चिपको यानी क्या। चिपको मूवमेंट में क्या होता था या क्या हुआ था।
पेड़ पौधों और पहाड़ों को, ट्रीज और माउंटेन्स को लोगों ने गले से लगाया था, यानी कि हक किया था या यूँ कहे एम्ब्रेस किया था, जिस वजह से ये वर्ड निकला चिपको, क्योंकि जो लोग वहाँ पर थे वो पेड़ पौधों से चिपक गए थे, इसीलिए चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। अब इसकी ओरिजिन्स वैसे तो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हुए थे। इस वक्त भले ही चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हो, लेकिन इस आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि तब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इन दोनों स्टेट्स का विभाजन नहीं हुआ था, तो वो उत्तर प्रदेश था और आज का उत्तराखंड। लेकिन इससे पहले भी 18th सेंचुरी में बिश्नोई कम्युनिटी ने ठीक इसी तरह का एक आंदोलन किया था, जिसमें 363 लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया था, अपने जीवन को पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया था। बिश्नोई कम्युनिटी के एक राजा ने जोधपुर में यह हुक्म दिया था कि सारे पेड़ पौधों को काट दो। तभी वहाँ के लोगों ने इस प्रकार का आंदोलन किया था, और वहाँ की लीडर, उस आंदोलन की लीडर जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, उनका नाम है अमृता देवी। और वहाँ पर लोगों ने पेड़ पौधों को गले से लगा लिया था ताकि लोग पेड़ पौधों को ना काट पाए। और फिर जब राजा को पता चला कि 363 लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया है, तो उन्होंने फिर से ये हुक्म दिया था कि जहाँ जहाँ भी बिश्नोई कम्युनिटी रहती है वहाँ पर एक भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा। और इसी से प्रेरित होकर हमारा अभी का चिपको आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत मंडल गांव से हुई थी। कैसे हुई? 1963 में जब इंडिया चाइना के डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तभी भारत सरकार को यह महसूस हुआ कि भारत को मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग बनाना अति आवश्यक है, और वहाँ पर डेवलपमेंट ना होने के कारण उन एरियाज़ में मिलिट्री पहुँच नहीं पाती थी, और मिलिट्री को पहुँचाने के लिए वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, रोड्स बने, जिसकी वजह से अनेक कंपनियों ने वहाँ पर आना शुरू किया और उनकी नज़र फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर पड़ी। अब जब फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर पड़ी, क्योंकि कंपनीज़ को जगह की ज़रूरत थी, ज़मीन की ज़रूरत थी, उन्होंने फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस आंदोलन को इको फेमिनिस्ट क्यों कहा जाता है। इको फेमिनिस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर महिलाएं सेंट्रल पॉइंट थी, यानी इस आंदोलन का न्यूक्लियस महिलाएं थी। क्यों थी? महिलाएं जो होती है वो कल्टीवेशन में अधिकतर इन्वॉल्व होती है, लाइफ स्टॉक्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, और हर छोटी मोटी ज़रूरत के सामान का ध्यान भी तो वही रखती है। इसीलिए उन्हें फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा अच्छे से पता थी। जब फ्लड्स आते थे तो उनके जीवन अस्त व्यस्त हो जाते थे। क्योंकि उन्हें फायरवुड उपलब्ध नहीं हो पाता था, पानी की परेशानियां होती थी। ऐसे कई सारे कारणों की वजह से वुमेन्स इन आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी, और इसे वुमेन्स मूवमेंट भी कहा जाता है, और इसीलिए गूगल ने इसे इको फेमिनिस्ट का भी नाम दिया है। अब देखते हैं क्या हुआ था। जब ये कंपनियां आई तो धीरे धीरे फॉरेस्ट कटने लगे, और जैसे मैंने बताया डिफॉरेस्टेशन के कारण लाइवलीहुड जो था वहाँ के लोगों का वो डिस्टर्ब होने लगा। क्योंकि फॉरेस्ट के आसपास जो भी कम्युनिटी रहती थी वो हर तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंड थी, खाने पीने की चीज़ों के लिए, ज़रूरत के सामान के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थी। और जब ये कंपनियों ने फॉरेस्ट तोड़ना शुरू किया और गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लागू कर दी कि यहाँ का एक भी जंगल या एक भी पेड़ पौधा आसपास के लोग नहीं काट पाएंगे, तब
लोगों में द्वेष उत्पन्न हुआ और फिर शुरू होता है चिपको मूवमेंट। वहाँ के कुछ गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट लोगों ने एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसका नाम था द ग्राम दशौली ग्राम स्वराज्य संघ, जिसको कि संघ को रिप्लेस करके मंडल दिया गया। तो इसका नाम जो है वो दशौली ग्राम स्वराज्य मंडल ऐसा बन गया। और जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया उनका नाम है चंदू प्रसाद भट्ट। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट की और 1973 में पहला चिपको मूवमेंट मंडल इस गांव में शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे यह आंदोलन को फेमस किया सुंदरलाल बहुगुणा। जब भी आप चिपको मूवमेंट को पढ़ते हो तो इनका नाम तो आप पढ़ोगे, इनके बारे में, और इनका नाम आपको ज़रूर मिलेगा। तो पूरे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में और पूरे उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को फेमस किया सुंदरलाल बहुगुणा ने। फिर उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी पूरी जीवन को समर्पित कर दिया लोगों को अवेयर करने में और लोगों को इस बात की जानकारी देने में। उसी में हम देखते हैं कि 1974 जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है, वहाँ पर भी 1974 में अनेक गाँवों में जाकर सुंदरलाल बहुगुणा लोगों को अवेयर करते थे। तो रेनी नाम का एक गांव होता है जहाँ पर दूसरा चिपको मूवमेंट शुरू हो जाता है। मंडल गांव के बाद रेनी गांव में, यहाँ पर जब कंपनियाँ पेड़ पौधे काटने आती है तो एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि देख लेता है कि कंपनियाँ पेड़ पौधे काटने आई है, और उसने वो मीटिंग्स अटेंड की होती है जो सुंदरलाल बहुगुणा करवाते थे, जिसमें वो लोगों को अवेयर करते थे पर्यावरण के प्रति। तो वो गौरा देवी के पास गई और उस बच्चे ने वो गौरा देवी को सारी जानकारी विस्तृत रूप से दी। गौरा देवी भले ही कभी सुंदरलाल बहुगुणा के मीटिंग्स में ना गई हो, लेकिन चिपको मूवमेंट की पूरी जानकारी उन्हें उनके बेटे की वजह से तो थे ही। तो गौरा देवी ने अपने गांव की सभी लेडीज़ को इकट्ठा किया और वो सब पेड़ पौधों को हक करके खड़े हो गए और कंपनियों को पीछे हटना पड़ा। मिसेस इंदिरा गांधी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री उस समय थी, उन्होंने उसके बाद ट्रीज काटने पर बैन लगा दिया। ऐसे ही करते करते करीब 2004 तक चिपको आंदोलन को हम देखते हैं और कहीं ना कहीं इसके बाद भी इस आंदोलन को चलते हुए हम देखते हैं। तो यह आंदोलन बेसिकली पेड़ पौधों को, फॉरेस्ट को कटने से बचाने के लिए है, क्योंकि ये कई लोगों का रोज़गार है। अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा और एक कंसेप्ट, इंडियन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कैसे करते हैं, और जो वेस्टर्न कंसेप्ट है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का वो क्या है। दोनों में बहुत फ़र्क है। जब इंडिया एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करता है तो वो प्रैक्टिकल होता है, प्रैग्मेटिक होता है। यहाँ पर लोग होते हैं, यहाँ पर कोई कम्युनिटी जुड़ी होती है। जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो कहा जाता है तुम कम्युनिटी को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारे लोग फॉरेस्ट पे, पेड़ पौधों पर अपने लाइवलीहुड, रोज़गार के लिए निर्भर है। और रही बात अगर हम वेस्टर्न की बात करें, वेस्टर्न एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कंसेप्ट की बात करें, तो वो बहुत ही फ़िलोसॉफिकल है। वहाँ पर आम जनता इतनी इन्वॉल्व नहीं होती है। वहाँ पर बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट, लॉयर्स, ऐसे कुछ लोग वहाँ पर इन मूवमेंट्स को चलाते हैं।
वहाँ पर लाइवलीहुड यानी रोज़गार से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ़र्क आप देखते हैं इंडिया के एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को लेकर और वेस्टर्न कंट्रीज़ के एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को। वे डेवलप्ड नेशंस हैं, वे लाइवलीहुड और एनवायरनमेंट को कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि इंडिया कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर एनवायरनमेंट और लाइवलीहुड कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आप 4 वर्ड्स से एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। वो है लाइवलीहुड, रोज़गार, इक्विटी यानी कि हर किसी को अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने का अधिकार है। डिग्निटी यानी हर कोई अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, उसकी गरिमा को बनाए रखे। एंड सस्टेनेबिलिटी यानी जो कि वेस्टर्न ज़्यादा फोकस करता है और हम भी कहीं ना कहीं करते हैं कि हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को हमें बचाए रखना है। हमने ऐसे ही कई आंदोलन देखे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और साउथ इंडिया में भी कुछ आंदोलन हुआ है। वेस्टर्न घाट्स को बचाने के लिए आंदोलन हुआ है और उसी में से एक था चिपको आंदोलन, जिसके बारे में आज हमने जाना। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपने हमारा वीडियो एंजॉय किया होगा। आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।